हेलो एवरीवन, एडमिरेबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने पढ़ाया था, कल की वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो सब्जेक्ट है मनोविज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ साइकोलॉजी, वो कैसा है ध्यान देते हैं। पहला है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान में मानव तथा पशु के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये लाइन आपको सिंपली समझ में आ ही गया होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें हम लोग मानव पशु पक्षी जितने भी हमारे यहाँ हैं उनका व्यवहारों का अध्ययन ही मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान का दर्जा देता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान से तात्पर्य क्या है कि हम लोग कोई भी व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो तथ्य पे अध्ययन करते हैं, यानी विधायक का मतलब ये होता है तथ्यात्मक। इसमें कोई भी चीज़ क्या है इस बात पे ज़्यादा हम लोग गौर करते हैं। यानी मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों का एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, यानी विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करके हम लोग किसी तथ्य को खोजते हैं। अगला है मनोविज्ञान मनोसामाजिक विज्ञान है। मनोसामाजिक से तात्पर्य क्या है कि अगर कोई आदमी है उसके सामान्य समस्याओं का हम लोग अध्ययन किया जाएगा कि आखिर में इसकी सामान्य समस्याएं हैं क्या, उसके व्यवहार पे किस लोगों का प्रभाव है। जैसे कोई अपराधी है, कोई अपराध किया तो वो इंसान अपराध करना कहाँ से सीखा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका व्यवहार अपराधी के तौर पे क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उनको समझते हैं तथा उसका निदान करने का भी कार्य करते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला है मनोविज्ञान जीव विज्ञान है। जैसा कि ऊपर आपने देखा कि किसी व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य होता है, उसकी प्रकृति होती है, इसलिए मनोविज्ञान को जीव विज्ञान माना जाता है। अगला है मनोविज्ञान कला है। मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में निपुणता और सौंदर्यता आती है। कोई भी इंसान कार्य करता है वह उसमें अपना कितना व्यवहार प्रकट करता है, उसके प्रति कितना ईमानदारी दिखाता है, जिससे उसके कार्य में निपुणता आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना स्टार्ट करता है, उसमें कोई दिक्कत होता है, धीरे धीरे करते उसमें जितने अपने आप को झोंकेगा, जितना अपना व्यवहार देगा, उसमें उतना ही निपुणता आता जाएगा और उसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए इसे कला का भी प्रकृति मनोविज्ञान को की प्रकृति कला को भी मानते हैं। मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट होते जा रहे हैं, इसलिए मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। इंसान रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों, नई नई खोजों के द्वारा उसमें कुछ न कुछ नए आयाम दिखे, आयाम मीन्स उसका कोई नया रूप दिखा, तो इसलिए इसको विकास का विज्ञान भी कहते हैं। अगला प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान व कला दोनों है। शिक्षा जो है वो शुद्ध विज्ञान है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान व कला दोनों है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है मनोविज्ञान के क्षेत्र। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, समझाना नहीं है। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर समझाऊंगा। इसे मैं लाइन वाइज पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग इसके साथ साथ याद करते जाइएगा। सामान्य मनोविज्ञान पहला है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में मानव के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान। इस शाखा में मानव के असाधारण एवं असामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में मानसिक रोग के व्यवहारों, उसके कारण एवं उपचारों का विश्लेषण किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, उसको कोई मानसिक पीड़ा होती है तो उसका काउंसलिंग किया जाता है, उसको सुधारा जाता है। तो ये एक उसमें अगर कोई असामान्य विसंगति आ गई हो, उसका व्यवहार असामान्य हो गया हो, तो उसके व्यवहार को पहचान के उसका उपचार भी किया जा सकता है। ये इसका क्षेत्र है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये भी आता है। तीसरा है मनोविज्ञान मानव मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, पशु पक्षी को यह अपने क्षेत्र से बाहर रखती है। चौथा है व्यक्ति मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जो एक व्यक्ति का विशेष रूप से अध्ययन करती है, व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाती है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। जैसे कोई बच्चा है, आप क्लास में कोई बच्चा बैठा है, मतलब
25-30 बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में, तो उसमें एक बच्चा जो है उसको कोई दिक्कत है, वो चाहे वो मंदबुद्धि का है, चाहे वो किसी से पीड़ित है, तो हम लोग उसके व्यक्तिगत व्यवहार को अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, इसको सुधारने का काम करेंगे। और इसको सुधारने का काम मनोवैज्ञानिक तरीके से ही करेंगे, इसलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति मनोविज्ञान भी आता है। नेक्स्ट है पशु विज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा पशु जगत से संबंधित है और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करती है। मानव मनोविज्ञान तथा पशु मनोविज्ञान अपने अपने निष्कर्षों से एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। छठा है समूह मनोविज्ञान। इस शाखा को समाज मनोविज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि समाज या समूह में रहकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है। हम लोग समाज में देखते हैं, समाज में लोग का व्यवहार कैसा है, इस चीज़ों को भी देखा जाता है। सातवां है बाल मनोविज्ञान। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक तथा संवेगात्मक परिस्थितियाँ प्रौढ़ से भिन्न होती हैं, अतः उसका व्यवहार भी प्रौढ़ व्यक्ति से भिन्न होता है। इसलिए बालक के व्यवहारों का पृथक से अध्ययन किया जाता है और इस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो प्रौढ़ है, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो अलग तरीके से होंगी। अगर कोई व्यक्ति बालक है और उसकी स्थिति जो होंगी वो अलग होंगी। तो प्रौढ़ के चीज़ों की अपेक्षा, जैसे प्रौढ़ क्या होता है, वो नीतिगत बातें समझता है, लेकिन एक बालक होता है वो नीतिगत बातें नहीं समझता। जैसे आप आगे पढ़ेंगे हिंज का प्रयोग जो किया था, तो उसमें एक सवाल आता है, मैं पूरा टॉपिक नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसमें एक सवाल आता है कि हिंज ने आखिर में चोरी की तो सही किया या गलत किया। तो लड़के नैतिकता पर जोर देते हैं कि नहीं, चोरी करना गलत है, लेकिन वो किस कंडीशन में चोरी किया इस पे बच्चे कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन जो प्रौढ़ होंगे उनके दिमाग में ये चलेगा, नहीं वो तो अपनी बीवी को बचाने के लिए चोरी किया, जबकि जो दाम था बहुत ज़्यादा था, वो नहीं दे पाता, इसलिए उसने चोरी किया। तो उसके प्रौढ़ के नज़र में ये चीज़ें सही होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को नापने के लिए जब प्रौढ़ का मानसिक विकास अलग स्तर पे होता है, बालक का अलग स्तर पे, इसलिए एक बाल मनोविज्ञान का एक शाखा अलग बना दिया गया मनोविज्ञान के क्षेत्र में। 8वां है प्रौढ़ मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि ऊपर आपको समझाया। फिर 9th है शिक्षा मनोविज्ञान। जिन व्यवहारों का शिक्षा से संबंध होता है उनका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारों का न केवल अध्ययन ही करती है, वरन व्यवहारों के परिमार्जन के प्रयास भी करती है। यानी शिक्षा से संबंधित जो भी कोई दिक्कत आता है तो उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना और उसके जो त्रुटि या उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसको सुधारने का काम भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। ये उद्योग धंधों से संबंधित समस्याओं का जिस शाखा में अध्ययन होता है वह औद्योगिक मनोविज्ञान है। इसमें मजदूरों के व्यवहारों, मजदूर समस्या उत्पन्न, व्यय समस्या, कार्य की दशाएं और उनका प्रभाव जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों में वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ मजदूरों को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनकी किसी की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए एक औद्योगिक मनोविज्ञान का भी क्षेत्र बनाया गया है। 11वां है शुद्ध मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है और मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, पाठ्य वस्तु आदि से अवगत कराकर हमारे ज्ञान में वृद्धि कराती है। शुद्ध मनोविज्ञान, नाम ही शुद्ध मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। ये सिर्फ सिद्धांतों पे कार्य करता है कि सिद्धांत क्या है, पाठ्य वस्तु क्या है, इस पर आधारित वो काम करता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उस सिद्धांतों, नियमों तथा तथ्यों को रखा गया है जिन्हें मानव के जीवन में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि व्यवहारिक मनोविज्ञान व्यवहारिक पक्ष है। जैसे कि सैद्धांतिक चीज़ें जो होती हैं वो व्यवहारिक जीवन से अलग होती हैं। तो सिद्धांत जो है वो किताबों पे लिखी हुई बातें हैं, लेकिन उसको व्यवहार के रूप में लाना ये अलग चीज़ें होती हैं। हम लोग कोई चीज़ थ्योरी पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हम लोग नहीं पा पाते हैं, जबकि अगर उसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल कर लें, यानी अपने व्यवहार में अपना लें, तो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं।
13वां है अपराध मनोविज्ञान। इस शाखा में अपराधियों के व्यवहारों, उन्हें ठीक करने के उपायों, उनकी अपराध प्रवृत्तियां, उनके कारण, निवारण आदि का अध्ययन किया जाता है। 14वां है परामनोविज्ञान। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है परामनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान की नवविकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अतीन्द्रिय और इतीन्द्रिय प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। अतीन्द्रिय एवं इतीन्द्रिय प्रत्यक्ष पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग अपने भूत प्रेत, चाहे परामनोविज्ञान इसे ही कहते हैं, जो आत्मा का कहेंगे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे आत्मा से बात करता हूँ, या कोई कहेंगे मैं पूर्व जन्म में पैदा हुआ हूँ। इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है ये परामनोविज्ञान में आता है। 15वां है नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में मानसिक रोगों के कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तथा उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। आज के युग में इस शाखा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़, आज के समय में लोग मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। लोग अपने दैनिक दिनचर्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें लोग अपना इतना ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं कि वो उसमें फंसते चले जा रहे हैं। पारिवारिक कलह, ये सब चीज़ों की वजह से लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। तो जो साइकोलॉजी है, जो नैदानिक मनोविज्ञान है, उनके कारणों का पता लगाता है और उनके कारणों को सुधारने में उनका मदद करता है। नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान। समाज की उन्नति तथा विकास के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिंतन आदि का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में होता है। यानी समाज की जो उन्नति हो रही है, जो विकास हो रहा है, और इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आदि का जो चिंतन है वो सामाजिक मनोविज्ञान में होता है। नेक्स्ट है किशोर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किशोरों की मानसिक स्थिति, संवेग, रुचियाँ, अभिवृत्ति, समस्याएं एवं शारीरिक विकास आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल का अवस्था कहा है। क्यों कहा है कि किशोरावस्था में लड़के को लगता है कि मैं मैच्योर हूँ और सबका ध्यान मेरी तरफ है। आगे के जो टॉपिक आएंगे उसमें चीज़ें भी होंगी, उसमें बच्चा को लगता है कि सारा समाज का नज़र उसी की तरफ है, तो वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। उसी समय प्यार मोहब्बत में पड़ता है, उसी समय दोस्त यारी में पड़ता है। तो समाज में अपना स्थायित्व बनाना, अपना जो समाज में अस्तित्व है उसको बनाने के लिए वो कार्य करता है। उसकी रुचियाँ क्या होती हैं, उसके संवेग क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, मैं एक लाइन को 2 बार पढ़ते जाऊंगा, आप चीज़ों को याद करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पीछे करके उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ गायकली ने किया था। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गायकली। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट एवं टिचनर। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट एवं टिचनर। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक वर्दीमर कोहलर कफ़ा। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक वर्दीमर कोहलर कफ़ा। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अनुबंधन सिद्धांत के जनक पावलॉव। अनुबंधन सिद्धांत के जनक पावलॉव। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक स्किनर। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक स्किनर। पुनः बनन गुण के जनक C.L. हल। पुनः बनन गुण के जनक C.L. हल। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक मैस्लो। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक मैस्लो। प्रेरणा संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। प्रेरणा संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम जेम्स। क्षेत्रवादी सिद्धांत के जनक कर्ट लेविन।
क्षेत्रवादी सिद्धांत के जनक कर्ट लेविन, अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट एवं टिश्नर, अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट एवं टिश्नर, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक जेबी वाटसन, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक जेबी वाटसन, प्रश्नोत्तर एवं प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक सुकरात व वुडवर्थ, प्रश्नोत्तर एवं प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक सुकरात व वुडवर्थ, सामाजिक विधि के प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो, समाजमिति विधि के प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक टाइडमैन, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक टाइडमैन, प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट, प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट, बीज कोषों की निरंतरता का नियम बीजमैन, बीज कोषों की निरंतरता का नियम बीजमैन, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम लैमार्क, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम लैमार्क, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम जॉन ग्रेगर मेंडल, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम जॉन ग्रेगर मेंडल, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन, भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की, भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग, विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग 1916 में खोला गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग 1916 में खोला गया, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। 1989 ईस्वी को नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। 1989 को नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। विलियम वुंट ने 1862 में विजरेट नामक प्रारंभिक पुस्तक में ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी। विलियम वुंट ने 1862 में विजरेट नामक प्रारंभिक पुस्तक में ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी। बोरिंग ने विलियम वुंट के लिए कहा है, वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था। बोरिंग ने विलियम वुंट के लिए कहा है, वुंट के पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु मनोवैज्ञानिक नहीं था। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट को कहते हैं, इसके पहले मनोवैज्ञानिक तो बहुत थे, लेकिन इन्होंने ही संरचनावाद का जब संप्रदाय दिया तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके एक विषय के तौर पे समाज में लाया गया। एबिंगहॉस ने कहा, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। एबिंगहॉस ने कहा, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। मनोविज्ञान वर्तमान में शैशवावस्था में है। मनोविज्ञान वर्तमान में शैशवावस्था में है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा में माना जाता है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के लेजिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट ने लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक ये भी परिभाषा प्रचलित है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक ये परिभाषा प्रचलित है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को जन्म दिया तथा करके सीखने पर बल दिया।
किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को जन्म दिया तथा करके सीखने पर बल दिया। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षण कराने हेतु मोंटेसरी प्रणाली विधि का प्रतिपादन किया। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षण कराने हेतु मोंटेसरी प्रणाली का प्रतिपादन किया। हरमन रोस ने 1921 में शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। यहाँ गलत है। हरमन रोस ने 1921 में शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रतिपादन किया। यह विधि विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी रही। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रतिपादन किया। यह विधि विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी रही। वीएफ स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वीएफ स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टॉलमैन ने 1932 में प्रयोजन में व्यवहार का प्रतिपादन किया। टॉलमैन ने 1932 में प्रयोजन में व्यवहार का प्रतिपादन किया। लियोपोल्ड बैलाक ने 1948 में व्यक्तित्व मापन के लिए बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। लियोपोल्ड बैलाक ने 1948 में व्यक्तित्व मापन के लिए बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। डॉक्टर कार्ल्टन ने बिनेटिका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया। डॉक्टर कार्ल्टन ने बिनेटिका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।